पहली बात, लगभग 1-1.5 साल से ये विषय मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे होंगे। जब से हमने पिछले दिसंबर मास में 12 तारीख को केरल के राष्ट्रीय सम्मेलन में ये कहा था कि अगला वर्ष एकात्म मानव दर्शन का वर्ष है और उसके 50 साल पूरे हो जाएंगे, तो स्वर्ण जयंती का अवसर जिसे कहते हैं, इस बहाने से सबको एकात्म मानव दर्शन पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। तो उस बोलने से पहले भी मैंने पढ़ना शुरू किया था। इससे कुछ समय पहले, 4 साल पहले, एक पुस्तक बिल्कुल ऐसी ही छपी नहीं थी, उसका भी शताब्दी वर्ष था। आप बता सकते हैं कौन सी ऐसी पुस्तक है जो एकात्म मानव दर्शन जैसी ही है? और 1909 में उसके 100 वर्ष पूरे हुए थे। हाँ जी, हिंद स्वराज किसकी लिखी हुई है? तो महात्मा गांधी जी की लिखी हुई है। दोनों में तुलना तो नहीं करनी चाहिए, परंतु गांधी जी ने भी लगभग ऐसे ही विचारों को लेकर के कि हमारा स्वराज कैसा होना चाहिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और जो शिक्षा व्यवस्था, जो शासन की व्यवस्था अंग्रेज हमारे ऊपर थोप रहे हैं, जिसमें वो पले बड़े हुए, तो उन्होंने सारांश में कहा ये हमारे देश के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। लेकिन साथ में एक और जड़ा, ये हमारे लिए तो नहीं उपयोगी है, ना अंग्रेजों के लिए है, ना अमेरिका वासियों, उनके देश के लिए भी उपयोगी नहीं है, उनके लिए भी बेकार है। और हमारे यहाँ पर सबसे अगर घटिया शब्द हो सकता है तो वेश्या हो सकता है। और गांधी जी ने उसमें इस सारी व्यवस्था को, जो विदेश से आयातित है, खास तौर पे जो प्रजातंत्र की व्यवस्था थी, डेमोक्रेसी की, उसको वेश्या से तुलना करी। और बाद में अगले पुस्तक की भूमिका में गांधी जी लिखते हैं, मेरे को बहुत लोगों के सुझाव आए, आप ये मत बोलिए, ये मत बोलिए, पर एक शब्द जिस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा एतराज़ जताया है, गांधी जी आपके मुंह से ये शब्द जचता नहीं है, आपको इस पुस्तक में से निकाल देना चाहिए, वेश्या के साथ तुलना करनी ठीक नहीं है। तो गांधी जी ने कहा मैं भी सोच रहा हूँ इस शब्द को हटा दूँ, पर किसी भी अगले संस्करण में वो हटाया नहीं, उन्होंने लगाए रखा। तो एक चर्चा उस समय भी 1909 में लगभग 140 स्थानों पर स्वदेशी जागरण मंच ने हिंद स्वराज की आलोक के अंदर हमारा शासन प्रशासन कैसा हो, इस पर जगह जगह कार्यक्रम हुए, चर्चाएं हुई, गोष्ठियां हुई। बाद में ये आंकड़ा आया और तब जो बहुत अच्छी बात पुस्तकें लगी, उनमें से जो प्रभाष जोशी नाम के व्यक्ति थे, बाद में कुछ अपने संघ परिवार के बारे में भी कुछ ऊटपटांग बोलते थे, वो अलग विषय है, पर उनकी भी एक हिंद स्वराज आज के समय का आकाशदीप नाम से उनकी भी एक छोटी पुस्तिका निकली, बहुत अच्छी लगी। उसमें से एक अच्छे ढंग से आज की व्यवस्था में किस प्रकार से उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें दिखाई देने लगेगी, गांधी जी बोलते हुए दिखाई देंगे, ऐसा उसमें आया। अब ये जो अवसर आया तब हमने भी करना शुरू किया। फिर बीच में एक अवसर और आया था कि जब उसके आलोक के अंदर हमने वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के ऊपर चर्चा करनी शुरू की। आप बता सकते हैं कौन सा बहुत अच्छा अवसर आया था, बहुत गोष्ठियाँ हुई, पर कहीं कहीं आर्थिक विषय पर भी गोष्ठी हुई कि उस महापुरुष के विचार दर्शन के आलोक के अंदर भारत की आर्थिक चिंतन क्या था उनका, वो स्वामी विवेकानंद जी का। एक बंगाल के व्यक्ति ने इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद नाम से एक 300-400 पन्ने का एक प्रबंध लेख लिखा। एक और ने भी लिखा, हमारे एक अच्छे एडवोकेट हैं, स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं, उन्होंने भी 30 पेज की एक पुस्तक लिखी,
और जब वो पुस्तक मैंने उनको आग्रह किया कि आपने सारा पढ़ा होगा, इस दृष्टि से विवेकानंद ने आर्थिक चिंतन पे क्या लिखा, बोले बहुत लिखा है। तो मैंने एक पुस्तक तैयार की जी, उन्होंने की। और मुझे खुशी तब हुई कि एक रामकृष्ण मिशन की ओर से एक कोमेमोरेटिव उन्होंने एक वॉल्यूम तैयार किया, जिसमें देश भर के या विदेश के चुने हुए विद्वानों के से उन्होंने लेख लिखवाए। उनकी निगाह में भी ये इकोनॉमिक थिंकिंग फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद नाम का लेख पढ़ा, तो उन्होंने इनको पत्र लिख करके प्रार्थना की, क्या आपका लेख उस पुस्तक में डाला जा सकता है। हमारे यहाँ बोलते हैं अंधा क्या चाहे दो नयन। हमारे कार्यकर्ता को तो बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई, वो उसके अंदर आया। लगभग ये जो बातें हम कह रहे हैं कि खेती कैसी होनी चाहिए, व्यापार कैसा होना चाहिए, विदेशी कंपनियों का प्रभाव कितना पड़ने देना चाहिए, नकल के साथ अकल कैसे करनी चाहिए, ये सारी बातें उसके अंदर भी आई। और श्री भगवती प्रकाश जी ने भी उस आलोक में कुछ जगह विषय रखे। वो पुस्तक तो नहीं तैयार हो सकी, लेकिन ऐसी पुस्तक तो नहीं तैयार हुई ना विवेकानंद की इकोनॉमिक फिलॉसफी है, वो तो फिर है, मैंने देखी हुई है, लेकिन भगवती जी की पुस्तक के बारे में कह रहा था। तो ये भी उसी एक धारा में से, अब जब ये अवसर आया कि 50 वर्ष हो रहे हैं और हमें अच्छा लगा कि केंद्र में ऐसा शासन बैठा है या ऐसी सरकार है जो जिसकी पार्टी अपने मैनिफेस्टो के अंदर, अपने सब डॉक्यूमेंट के अंदर इसको अपनी निष्ठा का विषय मानती है। एकात्म मानव दर्शन हमारी निष्ठा का विषय है, हमारी श्रद्धा का विषय है। अब वो श्रद्धा का विषय है, निष्ठा का विषय है, तो स्वाभाविक है उस बात को याद करा करके शायद कुछ करवाना आसान होगा। ये कोई सबका मंतव्य ऐसा नहीं रहा। जब कम से कम मैं सोच रहा था तो मुझे लगा कि ये जरूरी है, इस नाते भी इसको पढ़ना चाहिए, पढ़वाना चाहिए, सबको बताना चाहिए। एक अध्यापक ने, ड्राइंग के अध्यापक ने एक बात कही कि किसी लड़के को कहो कि ऊपर से सीधी लाइन नीचे तक खींचे, तो क्या वो सीधी खींचेगा? हमने कहा कभी नहीं खींच सकता। तो थोड़ी देर के अंदर वो सीधी खींचने लग जाए, इसका तरीका सबसे छोटा कौन सा है? तो मैंने कहा आप ही बताइए। तो उसने कहा बार बार लाइन लगाने के बाद जो स्केल होता है, सीधा स्केल होता है, उसके साथ रखो। तो कहाँ से टेढ़ी जा रही है, बीच में से टेढ़ी जा रही है, शुरू में टेढ़ी है, थोड़ा आधे के नीचे जाती है या कहाँ जाती है, वो देखे। जितनी बार वो स्केल लगा के देखेगा उतनी जल्दी आसानी है कि उसकी लाइन बिना देखे भी ठीक चलने लग जाए। मेरे हिसाब से विचारधाराओं के मामले में भी यही है कि ये जो देश का शासन प्रशासन नीतियां बनाने वाले लोग और समाज के भी जो लोग समाज की दिशा देते हैं, उनको भी महापुरुषों के स्केल के साथ बार बार लगा के देखना चाहिए, कितना टेढ़ा जा रहे हैं, कितना गलत जा रहे हैं, कितना ठीक जा रहे हैं। तो ये समाज को ठीक रखने का एक शॉर्टेस्ट वे हो सकता है, आसान रास्ता हो सकता है। इसलिए एकात्म मानव दर्शन को हमें उस नाते भी देखना चाहिए। दो विशेषताएं और हैं दीनदयाल जी की। एक, सिकंदर के पास उस समय का सबसे बड़ा जो फिलासफर था, कथाओं में आता है कि अरस्तु था, तो उसने उसको बताया कि ऐसे ऐसे गोल्डन बॉय तैयार करना चाहिए। उसका एक यूटोपिया नाम से शासन व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उसने बहुत अच्छा भाषण दिया। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे लग नहीं रही कि तुम्हारी बातें व्यवहारिक हैं, तो मैं आपको एक शासन का हिस्सा देता हूँ, तुम जो बातें कहते हो अपनी दार्शनिक वाली वहां लागू करके बताओ। अगर लागू होगी तो मैं सारे देश में कर दूंगा, नहीं लागू होगी तो आपकी पोथी आपके पास और आपका पैसा आपके पास, आप चले जाना। लेकिन बोलते हैं कि 1 साल के अंदर ही वहां अस्त व्यवस्था ऐसी चली कि उसने जान से उसको मारा नहीं है, लेकिन वहां से हटा दिया। तो इसलिए हर जो बात कही जाती है
वो व्यवहारिक रूप के अंदर वैसी होगी, ऐसा उसका भी उदाहरण था, ऐसा मार्क्स का भी उदाहरण है, ऐसे और कई विचारवेताओं का उदाहरण है कि जो वो कहते हैं बहुत सुनने में बहुत अच्छी अच्छी बातें लगती हैं, परंतु जब व्यवहारिक लागू करने लगते तो लागू होती नहीं है। क्या इसका खतरा एकात्म मानव दर्शन के साथ भी है? मेरा कहना नहीं है। गांधी जी ने जब हिंद स्वराज लिखा था तो गांधी जी भारत के राजनीतिक अखाड़े में भी उतरे नहीं थे। 1914-15 के आसपास उनका पदार्पण माना जाता है। 1909 में पुस्तक लिखी थी और जो 80 पेज लिखे थे उसमें से 40 पेज अलग हैंडराइटिंग से लिखे थे, 40 अलग लिखे थे। लोगों ने पूछा कि बापू किससे लिखवाया? नहीं, बोले मैंने लिखे हैं। तो बोले 40 में हैंडराइटिंग कैसे अलग बदल गया? तो बोले 40 मैंने दाएं हाथ से लिखे थे, दायां हाथ बहुत थक गया था, दिमाग नहीं थका था, प्रवाह बना हुआ था, मैंने रोका नहीं, बाकी बाएं हाथ से लिखे। मुझे लगता है उसी कारण से राइटिस्ट को भी अच्छे लगते हैं, उनके विचार लेफ्टिस्ट को भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो वो गांधी जी का था। पर गांधी जी ने जब राजनीति के स्वयं के अखाड़े में आए तो ये उससे पहले पुस्तक लिखी जा चुकी है। इसलिए मैं अरस्तु और सिकंदर वाली टिप्पणी तो नहीं करता, परंतु व्यवहारिक रूप से करना। और जब देश के अंदर जिसने शासन चलाना था उसने एक शब्द में इस पुस्तक को, गांधी जी ने पूछा कि मेरी हिंद स्वराज पढ़ी? बोले हाँ पढ़ी। नेहरू से पूछा कैसी लगी? कि बाबू ये अव्यवहारिक है, इसको प्रैक्टिकल शेप नहीं दी जा सकती। तो जिसने लागू करना था उसने भी इनकार कर दिया और उन्होंने स्वयं की नहीं थी इस मामले में। जैसे भगवत गीता युद्ध के मैदान में लिखी हुई है, ये पुस्तक जिस समय वो राजनीति के चरम उत्कर्ष पे थे, महामंत्री भी थे, और जब दूसरा वर्ष उन्होंने लिखा तो थोड़े समय के लिए 4 महीने के लिए केवल दीनदयाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जनसंघ के। ये जो परिणति हुई पुस्तक की, ये उस युद्ध काल में घोड़े की पीठ के ऊपर हुई, सब व्यवहारिक कठिनाइयाँ जानते हुए हुई कि राजनीति में क्या होता है, कैसे होता है, लागू करना कितना कठिन होता है। ये सब को देखते हुए उन्होंने लिखा है। एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि एकात्म मानव दर्शन जो लिखा है वो कपोल कल्पना के आधार पर यूटोपिया नहीं है, व्यवहारिक जीवन में करते करते इसको और कैसे अच्छा बनाया जाए उसका प्रारूप है। ये अपने आप में अद्वितीय बात है। बहुत कम विचारधाराओं के साथ ऐसा मेल होगा जैसा एकात्म मानव दर्शन के साथ है। दूसरी बात, इतनी सारी बातें बताई जाती हैं तो क्या दिमाग में कंठस्थ रह सकती हैं क्या जो एकात्म मानव दर्शन के लिए? तो उन्होंने स्वयं तो बहुत छोटी लिखी, जो कुछ उन्होंने लिखा है वो 4 भाषणों में है। और उससे पहले भी राजस्थान को श्रेय जाता है, यहाँ के संघ शिक्षा वर्ग के अंदर 2 भाषण के अंदर उन्होंने एकात्म मानव दर्शन समझाया था और उसका भी स्क्रिप्ट अवेलेबल है, वो भी बड़े अच्छे ढंग से। और मैं समझता हूँ कि जो संघ शिक्षा वर्ग के थके हुए युवकों के सामने इस विचारधारा को रखता हो तो कितनी सरल करके रखी होगी उन्होंने, वो उस पुस्तक से मिलती है। और ये जो 4 भाषण बॉम्बे के अंदर हुए, कुछ पूना में बोलते हैं, तो ये बॉम्बे के जो भाषण है 4, इसके अंदर भी सामने लोगों कार्यकर्ताओं के सामने दिए हुए हैं, बड़े सरल ढंग से उन्होंने समझाया है। कोई व्यक्ति 1.5-2 घंटे के अंदर इस पुस्तक को आराम से पढ़ सकता है। पर साथ ही प्रश्न पैदा होगा कि इतने 2-4 घंटे में क्या देश का नक्शा बताया जा सकता है? तो मेरा ये कहना है कि गीता के बारे में भी ये कहा जाता है कि जो मौलिक गीता उन्होंने बोली थी युद्ध के मैदान के अंदर, वो तो छोटी थी। और जिसको सरमन ऑफ माउंट कहते हैं, जो ईसा मसीह का मुख्य जो भाषण है, वो भी एक छोटा सा ही है। दुनिया की अधिकांश बड़ी बातें बहुत छोटे में लोगों ने कही हैं, इसलिए छोटा होना कोई बुरी बात नहीं है। कसौटी पर
खरा नहीं उतरने वाली बात नहीं, ये व्यवहारिक बात है। चाहे आप गांधी जी को पढ़िए, चाहे उससे पहले इस दृष्टि से जो विचार करना शुरू किया तो तिलक जी ने करना शुरू किया, उनको पढ़िए। और उससे भी पहले या उसके साथ जो ठीक ढंग से दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति क्या है, व्यवहारिक है, इसके अंदर करने से कैसा प्रयोग होगा, और जो तुलनात्मक अध्ययन किया था हमारे देश के अंदर या विदेश के अंदर, वो स्वामी विवेकानंद ने किया, बाद में गांधी जी ने बहुत अच्छे ढंग से किया। इस बीच में आर्थिक चिंतन के नाते कुछ और लोगों ने किया, और आप जितने भी लोगों को पढ़ेंगे, साथ ही आप चौधरी चरण सिंह जी को जोड़ दीजिए, एक बिंदु छोड़ करके आप बाबा साहब अम्बेडकर को जोड़ दीजिए। जितने भी भारतीय चिंतक हुए हैं, जो बातें उन्होंने कही हैं, वही बातें एकात्म मानव दर्शन के अंदर शब्द भिन्न हो सकते हैं, व्याख्या थोड़ी भिन्न हो सकती है, थोड़े उदाहरण नए होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के उसके सार अगर निकाले जाए तो एकात्म मानव दर्शन में भी वही कही है। तो ऐसी बातों को अगर छोटा करना हो, कम में कहना हो, हमें याद रह जाए, तो मैं आपको 6 बातें बता देता हूँ। फिर आप सोचना, और हमारे पास मंच से भी विद्वान लोग बैठे हैं, पहले तो 2 शब्द में व्याख्या होती है, एक है स्वदेशी और दूसरा है विकेंद्रीकरण। इन 2 शब्दों के ऊपर घूम फिर करके एकात्म मानव दर्शन चलता है। स्वदेशी, स्वदेशी ज्ञान, स्वदेशी चिंतन, हर विषय में सामने चीज़ों को देख करके जो कठिनाइयाँ, उसके ऊपर रिजल्ट निकालना। और दूसरा विकेंद्रीकरण, न सत्ता का केंद्रीकरण रहना चाहिए, न आर्थिक रूप से केंद्रीकरण रहना चाहिए, न ब्रांड्स के नाम पर एक केंद्रीकरण रहना चाहिए, विकेंद्रित रहना चाहिए। समाज भी विकेंद्रित है, हर आदमी अलग अलग प्रकार से है। देखिए कितने लोग हिंदुस्तान, अभी उन्होंने बताया कि दुनिया में कितनी आबादी बताई, 7 अरब, हाँ 720 करोड़ बताई, इतनी बताई ना जी। हाँ। तो 720 करोड़, इनको जिंदा जो है उनसे पहले भी जो जा चुके हैं, ऐसे 7 करोड़ और के भी थंब इम्प्रेशन पड़े होंगे। लेकिन क्या किसी 2 आदमियों का थंब इम्प्रेशन एक जैसा है क्या? ये जो चाबियां होती हैं, चाबियां, ये हर ताले की अलग लगाती है। मैंने चाबी वाले से पूछा भी कितनी है, बोले कि 100 प्रकार की हमने बनाई है, घुमा फिरा के कभी वो सीढ़ी चला देते हैं, कभी वो चला देते हैं। एक ही शहर के अंदर 2 का नहीं मिलता है, ये मान करके हम चाबियां अलग अलग कहते हैं बनती है, लेकिन होती तो 100 प्रकार के हमारे पास है। लेकिन भगवान ने, यानी 1500 करोड़ लोगों का भी अगर हमारे पास डाटा है, मुझे लगता है 2 में थंब इम्प्रेशन एक सा नहीं है, 2 में आंख के अंदर जो रेशे हैं वो एक से नहीं है, दोनों का बाल अगर ले लिया तो उसका डीएनए टेस्ट किया जाए तो वो एक सा निकलेगा। तो भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, सबकी आवश्यकताएं अलग है, इसलिए जो उनका उपचार भी होगा वो भी विकेंद्रित होगा, ये कर पाना। और उनका कहना है कि एक जो बारबी डॉल है वो सारी दुनिया में चलनी चाहिए, एक कैंपा कोला सबको पसंद आना चाहिए, एक कोका कोला का टेस्ट सबको अच्छा रखना चाहिए, एक मैकडोनल्ड का जो 2 महीने पहले रखा हुआ टिकिया होती है वही सारी दुनिया का टेस्ट बनना चाहिए। ये होने वाला नहीं है, असंभव है। इसलिए दीनदयाल जी जो कहते थे स्वदेशी हो विकेंद्रित हो। अब जो 6 बातों की व्याख्या कर रहा हूं आप उसमें से देख लीजिए। नंबर 1 बात है, जो भी योजना बने, जो पहला शब्द बोला डिसेंट्रलाइज्ड, वो रहनी चाहिए। नंबर 2 बात वो बोल दीजिए, ग्राम आधारित होना चाहिए भारत का रचना। मैंने कहा था अंबेडकर जी उस समय के छुआछूत जो गांव के अंदर चलता है उसके कारण से कहते थे ये गांव की व्यवस्था में आदमी पिसता है, हर एक उसको देखते हैं, शहर अगर रहेंगे तो ये जो छुआछूत की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ऐसा सोच करके कभी कभी ग्राम को वो नेगलेक्ट करते थे,
वरना ग्राम जीवन के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में उनकी धारणा अच्छी थी। जितने भी हमारे विचारक हुए सबका यही सोच है, ग्राम आधारित, ग्राम आधारित। APJ अब्दुल कलाम जी का सबसे लेटेस्ट कहा जाता है कि अच्छे ढंग से उन्होंने मॉडल चलाया, उसको बोलते हैं पूरा पब्लिक यूटिलिटी इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी एक संकुल बना करके और उसमें सब मंडी वहीं पर हो, सब प्रकार की आधुनिक व्यवस्थाएं हों, तो देश में हमारा जो मॉडल चलेगा वो ग्राम आधारित चलेगा, शहर आधारित नहीं चलेगा। विषय बोझिल ना हो जाए, इसलिए कविता की 2 पंक्तियां सुना देता हूँ। एक कवि ने कहा, अरे सांप तुम सभ्य हुए ना होंगे, अरे सांप तुम सभ्य हुए ना होंगे, और शहरों में रहना भी ना आया, एक बात पूछूं क्या उत्तर दोगे, फिर ये डसना कहाँ से सीखा और ये जहर कहाँ से पाया। तो ये जो व्यवस्था बनी हुई है, ये चोरी, हेरा फेरी, बेईमानी, सरसंघ चालक इस बात को जब जोड़ा था बलात्कार के साथ, तो लोगों ने हंगामा खड़ा करना शुरू किया था कि ये ग्रामीण आधारित हमारी नहीं है, क्योंकि शहर में हर आदमी अनजान होता है, नया बसता है, शहर होने चाहिए। हमारे यहाँ भी शहर थे, पर हमारा देश जो बचेगा तो ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था में बचेगा। वहाँ हर गांव के अंदर तालाब अपना होगा, एनवायरनमेंट की चिंता अपने आप हो जाएगी। शहर में इतने शहरों ने घोषित कर रखा है, यहाँ पशु रखेंगे तो आपको जुर्माना हो जाएगा, गाय माता की सेवा कौन करेगा। बड़े शहरों में चंडीगढ़ के अंदर रख ही नहीं सकता। आप ये कहें कि उस आदमी के घर में मुर्दा पड़ा 15 दिन से, तो पुलिस नहीं आएगी। आप ये बोले कि मेरे सामने कत्ल करके उस कमरे में डाल दिया, तो शायद पुलिस ना आए। आप ये कहो चंडीगढ़ के अंदर कि उसने घर में भैंस बांध रखी है, गाय रखी है, तो 5 मिनट में पुलिस पहुंचेगी, क्योंकि वो बाहर जाएगी तो गोबर करेगी, अफसर नाराज हो गए, कत्ल किया तो अंदर डाल दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहाँ ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था का गाय को प्यार करना, गाय का दुलार करना, ये कहाँ संभव है? ये ग्रामीण आधारित है। छोटे छोटे उद्योग लगाना, एक दूसरे की आँख की शर्म होना, ये तो ग्रामीण आधारित है। नंबर 3 बात, जो भी व्यवस्था हो उसके अंदर अगर प्रकृति का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो समाज व्यवस्था चल नहीं सकती। इसलिए इको फ्रेंडली जिसको कहते हैं वो व्यवस्था रहनी पड़ेगी। एक बात पक्की है, ठेंगड़ी जी बोलते थे कि जब दीनदयाल जी लिख रहे थे तो उनको इस बात को लिखते हुए कई दिक्कतें आ रही थी। कोई शुमाखर जैसा व्यक्ति नहीं हुआ था कि जिसने स्मॉल इज ब्यूटीफुल लिखा हो। ये ठेंगड़ी जी के शब्द हैं। अब तो पढ़ा लिखा समाज में हर, जैसे भगवती जागरण हो या किसी का जागरण हो, सबसे पहले गणेश जी की स्तुति होनी है। कोई भी कार्यक्रम हो तो गणेश जी की आराधना से शुरू होगा। ऐसे ही अभी कोई अंतर्राष्ट्रीय मीट होनी हो, उसमें ग्लोबल वार्मिंग की चिंता किए बगैर वो संभव हो ही नहीं सकता। प्रकृति का प्रेम दिखाए बगैर वो संभव होगा ही नहीं। कोका कोला जो सारी हिंदुस्तान का पानी चूस रही है, उसकी बोतल भी आप देखोगे तो वो लिखती है कि हम जितना पानी बचा रहे हैं इको फ्रेंडली, उतना कोई और है ही नहीं है। तो कितना पानी वो जमीन में डालते हैं उसका आंकड़ा दिया हुआ है। मुझे लगता है कि अगर ये वो उसको मिल जाए कपिल शर्मा को, तो बहुत बड़ा इसके ऊपर जोक एक दिन का उसका मसाला बन सकता है कि कोका कोला और वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली। हम तो ऐसे गांव में गए हैं कि जिस गांव के आसपास का सारा पानी उजाड़ दिया। बीबीसी की टीम ने आकर के प्लाचीमाड़ा में दिखाया कि कोका कोला की फैक्ट्री लगने के कारण से और वो जो सॉलिड वेस्ट था वो जमीन में दोबारा पानी में रिसने के कारण से आसपास के 10 गांवों का पानी जहरीला हो गया है, बीमारियां हो गई है। सरकार की 14 वैज्ञानिकों की एक समिति बनी और उसने कहा कि कितना जहरीला होगा इसकी टेस्ट करना चाहिए। तो बाकायदा उसकी टेस्टिंग करके जुर्माना लगाया कोका कोला को। और पहली इंस्टॉलमेंट बता दो कितने की, 217 करोड़ रुपए का पहला फाइन इस गांव वालों को दे, क्योंकि जो इनका पानी जमीन का अंदर विषाक्त किया है
वो भी लिखता है कि इको फ्रेंडली है, इसलिए आजकल इको फ्रेंडली एक नारा बन गया है। पर जब दीनदयाल जी बोल रहे थे तब ये नारा नहीं था। तब उन्होंने बहुत विचार करके बताया कि अगर प्रकृति नहीं बचेगी तो आदमी नहीं बच सकता। तो इसलिए तीसरा सिद्धांत, चाहे आप विवेकानंद जी को पढ़िए, गांधी जी को पढ़िए, तिलक जी को पढ़िए, इवन चौधरी चरण सिंह जी को, सब लोग जो भारत में पला होगा वो प्रकृति की बचाव किए बगैर सृष्टि बच सकती है, सब कभी नहीं कहेगा। अभी नए उदाहरण बहुत हैं, आपने शायद वो पढ़ा हो कि जो भार्गव की स्टडी हुई है कि जब से गीत समाप्त हुई हैं, कितना समय हुआ गीत को समाप्त हुए? गीत से जानते हैं ना, चील और गीत अलग अलग होती है, पहले तो ये बताना पड़ता है, गांव में तो नहीं बताना पड़ता। कितने साल हुए मरे हुए, खत्म हुए? है जी 10 साल, 25-30 साल हुए। अभी गीत है क्या कहीं पर? अभी आया यूपी में, बढ़ गई है संख्या है? अभी आया सर्वे के 417 के करीब यूपी में गिद्ध मिले हैं अभी। वो तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की तरह अभी वो चंडीगढ़ में एक और जगह बनाए हैं। पहले 83 थी, फिर बढ़ाते बढ़ते 4-5, यानी एक एक गांव के जो 4 वृक्ष किनारे पर होते थे उस पे 400-500 गीद रहती थी। तो वो जो 20-25 साल में गीद मरी है और उसके कारण से कितना नुकसान आदमी का हुआ है, इस पर बकायदा स्टडी है। जैसी गीद मरी है तो पशु जो मरते थे उनको ऊपर से तुरंत, यानी उपग्रह से जैसे देखते हैं वहीं वो गीत पहुंचता था, वहीं का वहीं समाप्त कर देता था। वहां की वाटर बॉडी जो होती थी वो खराब नहीं होती थी, वहीं का वहीं खत्म कर देता था। इसलिए आसपास के वातावरण के अंदर सड़ाद नहीं पैदा होते, कीटाणु पैदा नहीं होते थे, प्रकृति का नाश नहीं होता था, वहीं का वहीं हो जाता था। तो कुत्ते तो वहां जा नहीं सकते, कुत्ते शहर के आसपास की आबादी में है, तो कुत्ते क्योंकि ऐसा विषाक्त भोजन करते हैं, पचा नहीं पाते हैं, तो उनके अंदर भी जो कुत्ता क्या बोलते हैं, हल्का हो जाता है, क्या उसको पागल हो जाना कुत्ते का, क्या उसको बोलते हैं नाम, हाँ, उसके कारण से जितने केस हुए हैं, तो जितनी हिंदुस्तान की चील मरी है उससे आधे केस आदमियों के कुत्ता काटने के कारण से वो केस बने हैं। और जो वाटर बॉडीज खराब हुई हैं, जिन वाटर बॉडीज के अंदर कभी कोई गंदगी नहीं होती थी, वहां पर भी जो पानी खराब हुआ है उसका कारण वो यही है। अब मैं विश्व भर में वो प्रसिद्ध हुई है भार्गव की वुलचर्स पे रिपोर्ट, उसका नाम भी SAVE अगर आप टाइप करेंगे तो वो 4 शब्द बनते हैं, तो वुलचर्स के ऊपर बनेगा, एक प्रकार की है। अभी जहाँ कहीं भी कश्मीर के अंदर हादसा हुआ है, जो पानी ज़्यादा गिरने के कारण से बाढ़ आई, जो आपको पता ना, वहाँ पर 400 के लगभग ऐसी वाटर बॉडीज थी जिस पे होटल बना दिए गए। वो जो पानी ज़्यादा आता था तो एकदम उनके अंदर समा जाता था, वहाँ का वातावरण, वो धीरे धीरे एनक्रोचमेंट होती गई, वहाँ पर होटल बनते गए, पार्किंग बनती गई। अब एक ही झटके के अंदर जब पानी आया, उसके जो नेचुरल वेज थे वो ख़त्म करने के कारण से वो होटल भी गए, वो पार्किंग भी गई। आपने देखी कि कारें कैसी बह करके जा रही हैं। यही बात जब उत्तराखंड के अंदर तलाशी हुई थी तब भी यही बताया गया था। तो प्रकृति के साथ मैंने तो स्पष्ट उदाहरण देखा है। एक गांव में उत्तराखंड के अंदर हम लोग गए थे और वहाँ पर जब गए तो एक मंदिर था, धारा देवी का मंदिर। उस मंदिर को जो जहाँ पर बिजली घर बना था वो कहते थे इसको उठा के ऊपर ले जाओ गांव के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमने रास्ता बनाना है और ये पानी इसका ऊपर जाएगा, ये डूब जाएगा। तो हमारे साथ नाम बता रहा हूँ कौन कौन गए थे। उत्तराखंड के अंदर सबसे सम्मानित व्यक्ति कौन हो सकता है पर्यावरण के मामले में? आप हैं सुंदरलाल, ये हमारे साथ थे। ये जो आपके यहाँ पर थोड़ा कम लोग ज़्यादा जानते हैं इसलिए उनको ज़्यादा सम्मान नहीं करते होंगे। देश भर में पानी बाबा के नाम से जो जाना जाता है,
राजेंद्र सिंह। ये 2 नाम बता रहा हूँ, 8 नाम ऐसे थे जो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थे। हमारा दल गया, मैं भी उस दलदल में गया और वहाँ जाकर के उस गांव वालों से प्रार्थना करी जहाँ पर धारी देवी मंदिर है कि आपका मंदिर जो है ये यहाँ से उखाड़ेगा, सैकड़ों साल पुराना है, तो इसलिए आप लोग आवाज़ उठाइए। हमारा तो कोई वहाँ होटल नहीं था, हमारा कोई स्थान नहीं था। वो सारे गांव के व्यक्तियों ने हमें पिटाई नहीं करी, कोई गाली ऐसी नहीं होगी जो सुंदरलाल बहुगुणा समेत, भले आप तो ले गया भारत रत्न, अब हमारे विकास की बारी आई है, अब तुम चिल्लाने लगे हो। इनको वो बंसल जी थे, क्या नाम उनका, प्रोफेसर बंसल, जो पानी पर 2 बार रखे, उनको बहुत गुस्से में पड़ गए कि भी तू अपने यहाँ कानपुर में क्यों नहीं फैक्ट्रियाँ बंद कराता है, हमारे यहाँ करते हैं। अब हम सच में फिर वो दिन याद आया कि वो धारा देवी का मंदिर से तो उन्होंने बदला। अब वो उमा भारती जी कहती हैं कितना सत्य, कितना, बोले उसी का श्राप लगा तो ये सारा का सारा। और जब वो तो न वो गांव बचा न बाकी चीज बची, केवल उनकी बातें याद आ रही हैं कि विकास करना है या प्रकृति का संरक्षण करना है। जब इनमें दोनों में आएगा तो विकास हो ही नहीं सकता सक्षम जग अगर प्रकृति की उपेक्षा हुई। तो इसलिए बहुत बड़ा मसला है इस समय। लोग बोलते हैं कि जब गांव में सड़क आएगी तो चोर भी साथ आएगा, इसलिए सड़क नहीं बनेगी ऐसा बोलेंगे चोर को बचाने के लिए तो गांव के लोग भी असुविधा होगी। पर हमारा कहना है ऐसा नहीं है, दीनदयाल जी का भी ये कहना ऐसा नहीं है कि अगर सड़क बनी है तो जरूरी थोड़ा चोर पुलिस भी तो आ सकती है, और चोर जरूरी अगर सुरक्षा करेंगे तो चोर भी क्यों आए। इसलिए गांव की सड़क बने, चोर ना आए। ये लालच के नाम पर कोई मर्यादा रहनी चाहिए, इतना इससे आगे ज़्यादा नहीं। और अभी जिस पैनल की बात कर रहे थे उसने बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं। विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने जो कहना था कह दिया है, अब राजनीतिज्ञों की बारी है इसको लागू करें। वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए आज चाहे वो राजस्थान है या चाहे उत्तराखंड है, विकास के सपने दिखा दिखा करके, और जब विनाश आएगा तो सामने खड़ा नहीं होना। इस किस्म के जो बातें चल रही है, एकात्म मानव दर्शन उसमें रोक लगाता है, दोनों चीज़ों का तालमेल करता है। ये 3 बातें मैंने कह दी। नंबर 1 क्या कहा? विकेंद्रित। नंबर 2 ग्रामीण आधारित। नंबर 3 इको फ्रेंडली। नंबर 4 ये जो बार बार क्या जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो तगड़ा होगा वही बचेगा, जो कमाएगा वही खाएगा। दीनदयाल जी बोलते थे कि नहीं, जो कमाएगा वो खिलाएगा और जो खाएगा वो कमाएगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं है उससे पूछो तू कमा सकता है, और छोटा बच्चा क्या बोलेगा, तो माँ कहे जा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तू अगर भूखा रह सकता तो रह, मैं तुझे दूध नहीं पिलाऊंगी। हमारे इस देश में नियम है जो कमाएगा वो खाएगा। कोई बच्चा बच नहीं सकता है जी, कोई बच्चा नहीं बच सकता। कोई अस्पताल के अंदर दाखिल व्यक्ति जब वो कोमा की स्टेज के अंदर है तो बच नहीं सकता, क्योंकि वो ना कमा सकता है ना खिला सकता है। सारे समाज का जो भी वीक व्यक्ति है, जो भी गरीब व्यक्ति है, उसकी चिंता करना दूसरों का काम है। वो गरीब सिर्फ इसलिए नहीं थे कि उनमें कोई किस्मत खराब है, वो गरीब इसलिए कि वो चांस कम मिला। मैंने जितने भी उदाहरण पढ़े उसमें से अगर सबसे अच्छा उदाहरण मुझे लगता है, याद रहता है, तो जिसने माइक्रो फाइनेंस चलाया था बांग्लादेश के अंदर, क्या नाम उसका, मोहम्मद यूनुस। जब वो ओस्लो में भाषण दे रहा था तो उन्होंने कहा कि इसको वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स का खरीद गया था, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस के कारण से कैसी व्यवस्था चल सकती है ये उसने दर्शाया था।
वास्तव में तो ये ढांचा अर्थशास्त्र का ढांचा हो जाता तो छोटे छोटे उद्योग धंधे फलते फूलते, छोटे उद्योग धंधों को बल मिलता। उन्होंने इसको कहा ये उसमें देंगे तो ये मॉडल ही गलत हो जाएगा, उस पर मॉन्सेंटो भी लड़ेगी, उसके ऊपर वॉलमार्ट भी लड़ेगी, जितने भी डोनर उनके हैं सारे ओस्लो के वो सब लड़ेंगे। इसलिए उसको पीस पुरस्कार दिया, शांति पुरस्कार दिया। और वो शांति पुरस्कार दिया तो वो जो वहाँ भाषण दे रहा था वो कह रहा था कि जो गरीब आदमी है वो इसलिए गरीब नहीं है कि उसके अंदर कोई डीएनए में बीमारी है, उसकी कठिनाई है, उसके पास स्पेस कम है। फिर उसने उदाहरण दिया, ये छोटा सा गमला है, इसमें आप पीपल का वृक्ष लगाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 1 फुट हो जाएगा, 1.5 फुट हो जाएगा, या तो मर जाएगा, इससे ऊपर बढ़ नहीं सकता। उसके अंदर बीज में कोई कमी नहीं है, पीपल में कोई कमी नहीं है, मिट्टी में कोई कमी नहीं है, स्पेस कम है। अगर उसी को उठा करके जमीन में लगा दो तो अगले साल तक आएंगे तो छत को पार करता होगा। इसलिए जो गरीब व्यक्ति है उसको थोड़ा स्पेस दीजिए, उसका सहयोग करिए। अभी कहने को तो बहुत बातें दुनिया में कही जाती है कि गरीबों को हम स्पेस देंगे, गरीबों के लिए हम करेंगे। जो पिछली अंतर्राष्ट्रीय मीट हुई थी तो उसमें कहा था कि जितना भी इंटर बॉर्डर ट्रेड होता है एक देश का दूसरे देश का, ये तो दूसरे देश से लूट के खाते हैं ना जी अमीर देश, उसका 0.2% केवल दुनिया के गरीबों के विकास के लिए हम लगाएंगे। 2% नहीं बोल रहा हूं, 10% नहीं बोल रहा हूं, 0.2% ये तय हुआ था पिछली मीटिंग के अंदर कि हम गरीबों के विकास के लिए लगाएंगे। परंतु एक भी देश ने दिया नहीं। अंत में जब भी बात आती है कि इसको दिया जाए तो वो कहते कानून बदलो, ये ज्यादा है, ये देना संभव नहीं है। इसलिए एक कार्यकर्ता को भाषण वाक्य बड़ा अच्छा लगता है कि जितनी भी सरकारें हैं वो गरीबों को लोभ देती जाएंगी, अमीरों को लाभ देती जाएंगी। और हर जब सब्सिडी की बात आएगी तो 60 करोड़ रुपया तय किया था पिछली सरकार ने, हम गरीब किसानों को आत्महत्या से बचाने के लिए देंगे। वो 60 करोड़ किन को दिया था? वो जिन बैंकों ने लोन दिया था और उनके लोन मर रहे थे क्योंकि ये मर गया, उसको बचाने के लिए डाल दिया गया। लेकिन पी साईनाथ अपनी पुस्तक में लिखा है 1 मिनट के अंदर 1 करोड़ का लोन बड़े प्लेयर को दिया गया जिन्होंने वापस नहीं किया। उनको 1 मिनट में 1 करोड़ का, इनको साल में 60 करोड़ का उनको भी दिया नहीं गया। इसलिए चौथा जो दीनदयाल जी का बार बार कहना होता है, जो भी रचना बने वो गरीब उन्मुखी बने, वहीं से शुरुआत हो। और 5वीं बात, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। दुनिया के जितने ढांचे हैं, जितने भी विदेशी मॉडल हैं, उसमें जॉब लेस ग्रोथ, ये शब्द एक बड़ा मशहूर चला है। ग्रोथ हो रही है, जॉब नहीं बढ़ रहे हैं। पंडित दीनदयाल जी कहा करते थे कि जैसे हवा का अधिकार है, जैसे पानी का अधिकार सबका है, पानी पीने का, अगर आपका एक मकान लिया है तो चारों तरफ मकान दूसरों के हैं, तो क्या आपको रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप कहोगे कि मेरा तो सब चारों बोलेंगे ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है, मैं नहीं दूंगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बीच में मकान है, कहीं रास्ता मिले ही ना उसको? हो सकता है क्या? तो कानून कहता है कि नहीं, रास्ते का अधिकार सबको है, कानून रास्ता आपको दिलवाएगा। तो वो कहते थे ऐसे राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार भी आदमी का मौलिक अधिकार है। अभी जो कह रहे थे कि दीनदयाल जी जो कहते थे वो करते थे, तो दीनदयाल जी स्टेशन पर उतरे, बहुत लोग पहले तैयार खड़े थे, राष्ट्रीय महामंत्री थे इतनी बड़ी पार्टी के। तो एक कुली भी भाग करके गया और उसने देखा कि ये व्यक्ति उतर रहा है तो लोग जयकारे लगा रहे हैं, तो उनके हाथ में सामान था तो वो उसने सामान लिया। स्वाभाविक है, पैसा भी लेगा,
तो सब कार्यकर्ता अरे छोड़ दो हम है ना। तो उससे जबरदस्ती ले लिया। दीनदयाल जी ने कहा जनसंघ के हमने नियमों में लिखा है कि हर व्यक्ति को काम का अधिकार है, इसको भी अपने काम का अधिकार है, इसका बेरोजगार मत बनाओ, ये इसके द्वारा इसको उठाने दो और इसको बाकायदा पैसे भी देने चाहिए। ये जहां से शुरू होता है वो दीनदयाल जी है। इसलिए जॉब नहीं होगी तो गुंडागर्दी बढ़ेगी, बदमाशी बढ़ेगी। जितनी भी सरकार के नए योजना बनेगी इसमें कम से कम व्यक्ति को इस्तेमाल हो। अब जैसे अमूल का उदाहरण बहुत अच्छा दे रहे थे। अब की बार मैं अमूल का देखने के लिए गया तो बार बार जो व्यक्ति मुझे बोलता था वो पता क्या बताता था, मुझे प्रभावित करे, ये जो मक्खन बन रहा है ना इसमें किसी का भी हाथ नहीं लगता। और जब वो जाते जाते मेरे से हाथ मिलाने लगा तो मैंने कहा मेरे हाथ को भी किसी का हाथ नहीं लग सकता। बोले हम तो मतलब उस सभ्यता में पले हुए हैं जिसमें हम खुश होकर खाते हैं माँ के हाथ की रोटी बनी हुई, इससे बड़ा कोई टेस्ट नहीं हो सकता। और तू बता रहा है बार बार कि इसमें हाथ ही लगा हुआ, हाथ भी लगा हुआ। हाथ धोना ठीक है, हाथ के ऊपर ज्यादा दस्ताने पहन लो, पर हाथ नहीं लगा, ये कौन सी बड़प्पन की बात आप कह रहे हो। इसलिए कम से कम व्यक्तियों को लगाकर जो काम किया जाता है ये विदेशी मॉडल है। लेकिन जो घर में बच्चे हैं सबको काम देना चाहिए, ये माँ की दृष्टि होती है। तो दीनदयाल जी का जो मॉडल है वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है। भारत का मॉडल है एक काम जिसको एक आदमी कर सकता है, लेकिन करने वाले चार हैं तो चारों को करने देना चाहिए, चाहे उससे प्रॉफिट कम हो, समय ज़्यादा लगाओ। ये अगर बेरोजगार रहेंगे तो बहुत बड़ी बीमारी समाज में फैलेगी। कुछ लोग उसको नक्सलवाद का कारण कहते हैं, कुछ अराजकता कहते हैं, अलग अलग विश्लेषण हो सकते हैं, पर इतनी बात सत्य है कि दीनदयाल जी जो कहते थे जब भी योजना बने तो उसमें रोजगार जरूर बढ़ना चाहिए। और अभी जितनी योजनाएं बढ़ रही हैं उसमें भवन बनने चाहिए, बुलेट ट्रेन ऐसी होगी कि जिसमें दरवाजा भी कोई बंद नहीं करेगा, और थोड़े दिन में कहेंगे जिसमें ड्राइवर भी नहीं रहेगा, एक नौकरी और छूट के बेचारेगी। चेक करने वाला नहीं होता, भी बसें जा रही हैं बोले कि यहीं से चेक करके अंदर करके और ताला बंद करके और बम्बे को बस भेज देते, पुणे से बम्बे को। तो रास्ते में कंडक्टर की भी नौकरी गई, कहाँ जाएंगे, किस देश में मांगने आएंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति आता है तो बोले मैं 50,000 यहाँ से जॉब लेके जाऊंगा, उनके यहाँ जॉब हम मांगने जाएंगे, जो बेचारा हमारे यहाँ झोली बाजार के मांग रहा है। तो जॉब तो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। इसलिए जो भी आर्थिक मॉडल हो उसमें जॉब, उसमें रोजगार आवश्यक हो। तो कितनी बातें बता दी? 5। अब ये छठी बात है, ये एक एक उंगली पर एक एक बात है। ये छठी बात है, पांचों तक कम्युनिस्ट भी हमारे साथ रहते हैं, थोड़ा दिक अंतर रहता है। पांचों तक नक्सली भी हमारे साथ रहेंगे, पांचों तक सब विचारधाराओं के लोग बिल्कुल। इसलिए जैसे कोई धर्म जागरण का विषय आता है तो अगले दिन मेरे से सूची बना लो किस किसने विरोध करना है। प्रकाश कारात ने करना ही करना है, लालू ने करना ही करना है, मुलायम सिंह ने, बहुत बड़ी फोर्सेस ने करना, शिवसेना ने कहना नहीं नहीं ये ठीक है। तो एक दो और हो सकते हैं, लेकिन जब स्वदेशी का कोई प्रस्ताव होगा या ये जो हम 5 बातें कह रहे हैं ये हम उठाएंगे, पर्यावरण के लिए होना चाहिए फैक्ट्री, एकदम कम्युनिस्ट भी कहेगा इस परिवार के अंदर कोई ठीक आदमी है तो वो यही है। जब हम रोजगार की बात करेंगे तो लैंड एक्विजिशन की बात करेंगे तो एक बात ऐसी है जिस पर दीनदयाल जी जब खड़े होते हैं तो दुनिया का दृश्य नजर आता है अलग। वहां जब वो पहुंचते हैं और वो उनका मुख्य बिंदु है तो ये पांचों की ओर देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। आप भोजन जो करते हैं उस भोजन की ओर देखने का दृष्टिकोण अलग होता है जो रोज करते हैं। माँ बोलती है चाय पीने लगे, हाँ। अल्पार कर रहे हो, बोले हाँ। मत करो, नहीं मर जाऊंगा, आज दिन भर काम। आज आपने तो बोला एकादशी का व्रत रखना। ओ अच्छा आज एकादशी है क्या? आपने पहले नहीं बताया। एकदम एकादशी का नाम आते ही
वो जो भोजन रखा होता है उसकी ओर हमारा दृष्टिकोण अलग हो जाता है। बिना शुक्र होते भी मीठे की ओर हम जाएंगे नहीं, भूख लगने पर भी हम उसकी ओर देखेंगे अलग प्रकार से और उसको विदा कर देंगे। और शाम तक अगर निर्जला भी रखी होगी आराम से ठाठ से रहेंगे। उस एक वाक्य बोलने के कारण से आज व्रत है, भोजन की ओर दृष्टिकोण बदल जाता है। दीनदयाल जी का जो अंतिम सूत्र था वो है धर्म आधारित समाज की रचना होना चाहिए। ये जो धर्म बोलते हैं, जिसको कॉस्मिक ऑर्डर बोलते हैं, जिसको रित बोलते हैं, लॉ ऑफ नेचर बोलते हैं, ये देखते ही सारे दृष्टिकोण हमारा बदल जाएगा। फिर गरीब की ओर दृष्टिकोण और हो जाएगा। हम गरीब को गरीब नहीं समझेंगे, उसको क्या समझेंगे? ये भगवान कृष्ण का सखा है। कौन बोला? सुदामा है। उसको गले लगाएंगे। भगवान कृष्ण ने धीरे धीरे बता रहा था अल्लाह हालत कैसी है, ठीक है, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, कपड़े यही है, हाँ, वो इशारे इशारे से बता रहा था। आपको पता है कि भगवान कृष्ण ने हिम्मत नहीं की कि उसको कहे कि भी मैं चिंता मत करो, क्योंकि दोस्त है ना, कि तेरे लिए मैं ये कर देता हूँ, तेरे मैं सब्सिडी दिलवा देता हूँ, तेरे लिए जॉब क्रिएट कर देता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं, कुछ नहीं कहा। ये तो बोलते हैं कि जब सुदामा जी घर आए तो घर की जगह, मकान की जगह महल देखा, तब उसको लगा ये किसने लैंड एक्विजिशन कर लिया और भूमि अधिग्रहण के बाद ये बदल गया। तो उनकी पत्नी निकल के आई कि तेरे दोस्त ने करवाया है। तो ये जो संवेदना होती है, गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना, गरीबी का लाभ नहीं उठाना। जितनी योजनाएं बनेगी ये सब गरीबी का लाभ और गरीबी का मजाक उठाने वाली होगी। ये मान के चलेंगे ये गरीब आदमी कुछ कर नहीं सकता। इसलिए दीनदयाल जी के दो उदाहरण देकर के उसमें राजनीति की बात भी आ जाएगी, उसमें शिक्षा पद्धति की भी आ जाएगी। एक जिसमें वो बताते हैं कि पानी पीने के लिए गए, गरीब महिला थी, कुएं के किनारे थी, रात का समय था, रस्सी के लिए उठाया कि डोलू रस्सी दो, और डोलू तो वहीं लटका हुआ था, रस्सी घर में थी, तो महिला घर में लेने लगी। पतिदेव जब तक रस्सी नहीं आ गई तब तक उस डोलू को रगड़ते रहे। क्षमा करना, रस्सी भी वहीं थी, डोलू भी वहीं था। पत्नी को घर भेजा तो इनको लगा कि रस्सी के बगैर नहीं हो सकता, इसलिए लेने गई है। रस्सी भी देखा तो लटकी हुई थी, तो ये देर क्यों लगा रहा है? तो हमारे जैसे मन में आता है कि ये कुछ ना कुछ मांगता होगा कि अपने आप दो तब पानी निकाल के दे। तो जब श्रीमती आई तब समझ में आया, वो हाथ में एक छोटी सी टोकरी के अंदर, ये 4 लोग थे तो 4 गुड़ के डले रख करके लाई। अब आज की भाषा में हो तो वो कहेगी कि पहले मेरा गुड़ खरीदो तब पानी दूंगी, लेकिन उसने गुड़ दिया, पानी पिलाया। इन्होंने कहा कितने इसके लिए? मैंने कहा वाह, घर आए मेहमान से हम पैसे लेंगे गुड़ के? क्या हमने भगवान को मुंह नहीं दिखाना कि भगवान पूछेगा कि तुम्हारे यहाँ पर मेहमान आया था, उससे तुमने पैसे लिए, गुड़ पानी पिलाना है तो गुड़ देना पड़ेगा। ये हमारा धर्म है। ये एक बात समझ में आ जाए तो जो भगवती जी बोलते हैं ना, 69 किस्म की मनरेगा जैसी योजनाएं चल रही हैं, वो सारी की योजनाओं का दृष्टिकोण बदल जाएगा। हम उनको मान चल रहे हैं, निखट्टू हैं, मान के चल रहे हैं देंगे तो वापस देंगे नहीं पैसा। लेकिन अगर उनके ऊपर दृष्टिकोण बदल जाए, ये जो धर्म आधारित है, सुदामा वाला है, मित्र वाला है, तो फिर बात करने का ढंग वैसा नहीं रहेगा। ऐसा बताते हैं जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता रहे, उन्होंने कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी जिसमें गरीब ही गरीब हो, और नंबर 2 पूरी व्यवस्था की कि वो हमेशा गरीब ही रहे। जैसे ही वो अमीर होंगे वो बदल जाएंगे। आप देख लीजिए पुराने मेढक से लेकर के और कौन कौन सी सब है थी जिनको कोई जानता नहीं था,
वो चुनते थे। इसलिए ठेंगड़ी जी ने एक पुस्तक की भूमिका लिखी, बहुत लंबी भूमिका लिखी, और वो थी प्लैंड पॉवर्टी। वो कहते थे कि देयर इज पॉवर्टी नॉट बिसाइड्स प्लानिंग, प्लानिंग के बावजूद गरीबी नहीं है, पॉवर्टी इज बिकॉज ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के कारण ही पॉवर्टी है। ये जो गोरख धंधा है, गरीब को गरीब ही बनाए रखना, तभी वो हमारे साथ चलेगा, तभी वो मूर्ख रहेगा, तभी वो यश करता रहेगा। जिस दिन इसके पास पैसे आ गए ये नज़र बदल जाएगा। ये तुच्छ दृष्टिकोण है राजनीति का। और अंतिम जो उदाहरण शिक्षा के बारे में, तो मैं एक ही शब्द कहता हूँ कि दीनदयाल जी ने जो कहा कि जैसे वृक्षों को पानी देना, ये कोई वृक्ष से टैक्स नहीं मांगता कि तुझे पानी दे रहे हैं पहले हमें पैसा दो, हम देंगे तो वो फल देगा। ऐसे ही समाज के अंदर जो शिक्षित होगा तो वो समाज को फल देगा। इसलिए समाज की जिम्मेवारी है कि वो पढ़े। इसलिए पहले हर व्यक्ति जो उत्तम काम होता था धर्मशालाओं के अंदर एक विद्यालय चलाना। अभी भी संस्कृत विद्यालय कितने चल रहे हैं। और इसलिए दीनदयाल जी उदाहरण देते हैं कि आज़ादी से पहले जितने भी देसी राज्य थे उन सब में शिक्षा फ्री थी। और धर्मपाल जी वो उदाहरण देते हैं कि हमारे देश के अंदर जब एक शहर का कोई उदाहरण देते हैं कि उसमें 12,000 विद्यालय, उच्च विद्यालय चलते थे, जबकि लंदन में उस समय 7 विद्यालय चलते थे। उसका कारण था समाज उसकी चिंता करता था। अगर ये बच्चे गांव के पढ़ेंगे नहीं तो गांव सुधर नहीं सकता। गांव को सुधारना तो बच्चों को पढ़ाना ही चाहिए, इसलिए पैसा लेने की बात ही नहीं है। और अंतिम ये तो है शिक्षा के बारे में। और इसलिए उन्होंने उसमें लेख में शिक्षा गुरु पूजा देशी विदेशी में चार्ल्स टेवरिल का उदाहरण दिया, जो कि मैकाले का बहनोई था, जिसने बताया इस शिक्षा पद्धति के कारण से जो हम फैला रहे हैं ये आज़ाद होंगे नहीं, अगर होंगे भी सही तो मानसिक रूप से हमारे गुलाम होंगे। और फिर वो कहते हैं कि आज का किस कारण से हम राष्ट्रमंडल के सदस्य बने हुए हैं, उसी मानसिकता के कारण। किस कारण हम आज भी उन लोगों की चीज को बढ़िया मानते हैं, इसी कारण से मानसिक रूप से गुलामी है। मुझे मैकाले की शिक्षा पद्धति की उसके कई उदाहरण अपने अन्य अन्य लेखों में पंडित दीनदयाल जी ने दिए। उसके कई उदाहरण अलग अलग रूपों में हम देखते हैं। इंग्लैंड की, यूरोपियन कंट्री की, ये जो कहते हैं कि जो उन्होंने कॉपीराइट करा ली है और हम उसके पीछे भागते हैं, तो उस सारे पेटेंट की आय कितनी % है उनकी, तो उनके कुल आय का 39% यूरोप का ये जो अलग अलग प्रकार के पेटेंट रजीम के कारण जो कमाई हो रही है ये उसके कारण से है। और अमेरिका के 35% है। इसलिए हम लोग हमेशा सोचते हैं उनका बढ़िया हमारा छोटा, उनका बढ़िया हमारा। ये जो हीन ग्रंथि है ये नई रचना नहीं करने देती। और जिस उदाहरण को मैं बोल रहा था शिक्षा से हट करके राजनीति का, एक ही उदाहरण बहुत रहेगा। पंडित जी दिया करते थे, कुछ बच्चे थे, आम के वृक्ष देखा, उससे एकदम मीठे आम लटके हुए थे, सबने छलांग मार मार के किया, वृक्ष बहुत ऊंचा था। तब उन्होंने संधि की, एक मजबूत लड़का था, उसको कहा कि तुझे घोड़ी बन जा। घोड़ी बनते इधर भी घोड़ी बनते हैं जो नीचे खड़ा हो जाता है। उसके ऊपर फिर एक और लड़का चढ़ा, उसके ऊपर एक और, सबसे जो कमजोर बालक था, मरियल था, पतला था, उसका वजन कम होगा, इसको ऊपर चढ़ा दिया। और ये कहा संधि में तय हुआ कि जो तुम ऊपर से तोड़ोगे जेब में रखते जाना, नीचे बांट के खाएंगे। इस आधार पर विश्वास के साथ सबसे तगड़ा बालक नीचे बैठा था, चारों का वजन सह रहा था, उससे ऊपर दूसरा था, फिर तीसरा खड़ा था, और जो सबसे मरियल था उसको ऊपर चढ़ाया हुआ था। लेकिन थोड़ी देर में क्या देखते हैं,
ये गुठली आके गिरी नीचे। तो नीचे वाले ने देखा गुठली गिरी है, ताजी गिरी है। उसको शक हुआ कि शायद पक्षियों ने गिरा दी होगी। थोड़ी दूर में एक और फिसली गिरी। फिर उसको रस टपकना शुरू हुआ ऊपर से। अब उसकी समझ में आया तो ऊपर वाला क्या कर रहा है, ऊपर ही ऊपर चूसे जा रहा है। तो स्वाभाविक है, उसने जरा ऊपर मुड़ करके देखा तो थोड़ा सा दूसरे ने भी ऊपर देखा और बैलेंस बिगड़ा। तो बोले कि शाइनिंग इंडिया तो बहुत बढ़िया था, ये नीचे सारा धड़ाम कैसे चला गया। इसलिए जो ऊपर व्यक्ति बैठा है वो केवल सबसे बुद्धिमान है, ताकतवर है, इसलिए नहीं बिठाया उसका वजन हल्का था इसलिए बिठाया था। उसको एहसास रहना चाहिए मैं नीचे वालों के कारण से हूं। मैं अपनी पार्टी के नहीं, एक व्यक्ति 8 बार कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति इलेक्शन जीता हुआ था, 8 बार। वहां के चीफ मिनिस्टर को हरा दिया हिमाचल के। मैं एक दिन मन में आया, उस लोगों से पूछा किसी की वाकफियत है, मैं मिलना चाहता हूँ, ये 8 बार कैसे जीत जाता है और चीफ मिनिस्टर को कैसे हरा देता है। तो उसने कहा कि संघ के प्रचारक हैं। बोले ठीक है अल्पार पे ले आओ। तो अल्पार पे मैंने पूछा कि भाई अल्पार की इच्छा नहीं है, ये पूछने की इच्छा 8 बार जीतते कैसे हो और हमारे लोग हारते कैसे हैं। तो उसने कहा बस आपकी कृपा। मगर ये मत कहना किसी को, नहीं तो हमारे पर इल्जाम लगेगा। बोले कि एक उदाहरण देता हूँ समझ में आ जाएगा। मेरी शादी हुई थी और शादी के पलंग पर मैं लेटा हुआ था। सुबह 5 बजे बाहर से शोर मच रहा है कि भाई साहब को मिलने दो, भाई साहब को मिलने दो। तो वो कहते हैं सो रहे हैं, अरे मूर्ख आदमी, कल उनकी शादी हुई है और तू सवेरे 5 बजे उठाता है। अरे बोले उसकी शादी हुई है तो मेरी बर्बादी हुई है, मेरी पत्नी अस्पताल में है, कोई पूछता नहीं, कुछ करता नहीं। तो मैंने अपने चौकीदारों का आने दो आने दो। सुखाराम है? बोले हाँ सुखाराम है। आवाज से पहचाना, गांव का एक निपट भोला कार्यकर्ता था। अंदर आया, अंदर आने पे 3 कुर्सियां पड़ी है, वहां नहीं बैठा। इनकी चद्दर खींच करके, ठंड थड़ी थी, हिमाचल का था, उसी रजाई में पत्नी बेचारी पास बैठी है, वो आकर के बैठ गया। बोले भाई जी, तो पत्नी इसको उंगली, बोले मेरी श्रीमती उंगली मार रही है, इसको करे मरे को कहा परे तो हट जाए कहीं पर, वहां तो जाके बैठ जाए कुर्सी पे। उसी में बैठा है, भाई जी मेरी पत्नी बीमार है। अरे डॉक्टर को पूछता नहीं है, दवाई के लिए कहा दवाई मिलती नहीं है, अरे मैं मर जाऊंगा, तो मैं इसलिए तुम्हारी शादी में नहीं आया। तो बोले ऐसा कर तू चल अस्पताल, और तेरे अस्पताल चलने से पहले मेरा आदमी फोन पर, मैं भी बात करता हूँ, सब इलाज का चिंता कर। वो बोले गया, श्रीमती उठ के बैठे। बोले कैसे आड़ू आदमी आपके यहाँ पर आते हैं, अरे उसको तो अकल नहीं है, वहां बैठ जाते हैं। नई शादी हुई है हमारे पलंग के ऊपर और हमारी चद्दर खींच करके बोले हैं। बोले कि देख मेरे घर में रहना तो इस बात की हम ध्यान नहीं रखना, ये पलंग मेरा नहीं है, मैं तो मजदूर आदमी था, ये पलंग इन लोगों का है। ये चद्दर कंबल मेरा नहीं है, मैं तो फटे हुए कपड़े पहना करता था, ये इन लोगों का दिया हुआ है। जितना इस पलंग पर तेरा अधिकार है, ये जो पलंग जिन्होंने दिया है उनका उससे ज्यादा अधिकार है। आज तो ये पहला दिन हुआ है, रहना नहीं रहना तू सोच ले, इनको तो मैं छोड़ नहीं सकता। ये वो जो 8 बार का रहा हुआ है, मेरे समझ में आया कि जिसने स्वाभाविक नेतृत्व गेन किया होता है, किसी ने थोपा नहीं होता है, तो वो अपने साथियों के बारे में कैसा चिंता करता है, कितनी चिंता करता है। और जो ऊपर ही ऊपर आम चूसता है इस विश्वास के साथ कि जब तक सीटी बजेगी नहीं ये खेल खत्म होगा नहीं, तो कोई सीटी की परवाह नहीं करता। वो नीचे वाला भी सरकता, दूसरा भी सरकता, सब धड़ाम से गिरते हैं। फिर हम बैठ के करते रहते हैं, मिल के रहना चाहिए, सब में फायदा है, ये है, उसका कोई लाभ नहीं होता है। समन्वय की बैठ के होती रहती है। इसलिए दीनदयाल जी का जीवन, और अंत में मेरा सुझाव था कि आज गोष्ठी बहुत अच्छी हुई, पर इस गोष्ठी का नाम अगर ये होता राजस्थान की दृष्टि से एकात्म मानव दर्शन, तो जो विषय राजस्थान के आने चाहिए, यहाँ की इकोनॉमी के ज़्यादा आने चाहिए। यहाँ हम अगर चर्चा करेंगे
कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं कि 100% केवल सारे देश का हिस्सा राजस्थान में है, उसका संरक्षण करना चाहिए। 98% कौन सी हमारे यहाँ पर है, उसकी चर्चा करनी चाहिए। जब कोई शासन व्यवस्था पानी का सहयोग नहीं कर रही थी, तो पानी के लिए वो क्या बनाते थे डॉक्टर साहब जी? टांके। वो जो टांके बनाए हैं वो आज भी जिंदा रहने चाहिए। वो समाज ने कैसे जल की व्यवस्था कर रखी थी, अभी तक सरकार सब गांव में पानी नहीं पहुंचा सकती थी, गांव के लोगों ने गांव की व्यवस्था कर रही थी। ये भी हमारा मॉडल के अंदर आना चाहिए। हमारे मॉडल के अंदर किस प्रकार से ये टूरिज्म, ये जो होटल इंडस्ट्री ना बन जाए, और बड़े बड़े राजाओं के भी महल जो थे जहाँ लोग श्रद्धा से है, मुझे तो खतरा लगता है कि जैसे दिखाया जाता है कि ये इस जगह पर रानी थी, सतियाँ हुई थी, तो बाद में वहाँ भी होटल न बन जाए इसके अंदर। तो टूरिज्म के अंदर और ये जो अपने स्थान हैं उनका पिलग्रिमेज दोनों मिक्स ना हो, ये चर्चा यहाँ होनी चाहिए, ताकि श्रद्धा का विषय बना रहे, व्यापार का विषय वो ना बन जाए। जब राजस्थान की चर्चा होगी तो ये भी वर्णन आना चाहिए कि जैसे लड़का लड़की के स्नेह का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस बना दिया, कौन सा बना दिया? वैलेंटाइन डे। तो एनवायरमेंट डे जो है वो 5 जून को होता है ना जी। 5 जून की बजाय जिस दिन राजस्थान के अंदर वृक्षों की रक्षा करने के लिए 350 महिलाएं और पुरुष शहीद हुए, उस अमृता देवी के स्थान को अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एनवायरमेंट डे मनाया जाए तो कितना पहले से एनवायरनमेंट के प्रति हमारे कितने सचेत लोग थे, वो दुनिया के आगे जाएंगे। इसलिए एक कालाश, एक सत्र कभी या एक दिन की कार्यशाला इस पर भी होना चाहिए। इस आलोक में राजस्थान कैसा हम बैठते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भगवती जी जैसे व्यक्ति हमारे प्रांत में हैं, और अभी एक योजना बना रहे हैं कि कैसे छोटे उद्योग जिंदा रहें। उसके लिए एक इन्होंने शायद 16-17 वाइस चांसलर से बात करके एक समिति बनाई है। मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। तो इस प्रकार के सच में इनका व्यक्तित्व है, इस प्रकार के लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। अभी जिस व्यक्ति ने डंकल प्रस्ताव की सारी राइटिंग की थी, वो भी इनके नाम का ही है। वो क्या बोलते हैं, भगवती, उनको क्या बोलते हैं, पीएन भगवती, जिसने डंकल प्रस्ताव की रचना की थी। वास्तव लेखक था जगदीश भगवती। हाँ, नहीं, जगदीश भगवती। हिंदुस्तान ने राजस्थान गवर्नमेंट को भी उसी का एक शिष्य जो पानागढ़िया बोला जाता है, ये उसका राइट हैंड है, उसको ही आर्थिक सलाहकार के नाते चुनना पड़ा। यानी जिसने दुनिया के अंदर डेवलपिंग कंट्री को खत्म करने की इबारत लिखी थी, और डूबते हुए मरते हुए ये जो इंडस्ट्रियल कंट्री थी उनको बचाने के षड्यंत्र रचा था, उसी का लिखने वाला का शिष्य राजस्थान के अंदर आर्थिक सलाहकार के नाते एक आया है। और वो इतना अच्छा लग रहा है कि अभी जो नीति आयोग बनने वाला है उसका भी अध्यक्ष उसी को बनाने वाले हैं, बना दिया है। और फिर हम चर्चा शुरू करेंगे एकात्म मानव दर्शन कैसे होना चाहिए। तो जिन हाथों ने इस प्रकार के काम सोचे होते हैं उनके द्वारा ये दृष्टि नहीं हो सकती। दीनदयाल जी का जो उदाहरण दिया, जिस धर्म आधारित, जिस त्याग आधारित पेडेस्टल पे वो खड़े होकर के दुनिया को देखा करते थे, वहाँ से देखने वाला व्यक्ति ही आगे योजना बनना चाहिए। उस कमी को हमारे परिवार ने पूरा करना है। बहुत पहले से ठेंगड़ी जी भी कहा करते थे कि जो प्रेशर बनाने का काम है ये हम लोग करते हैं। और जब पिछली बार भी योजनाएं इसी प्रकार बनी थी
तो बड़े बड़े लोगों के समझाने पर ये नेता नहीं समझे थे, लेकिन जब छोटी छोटी बैठकों में आते थे तो कोई विद्यार्थी परिषद का पूछता था कि आप सब लोग FDI 26 से 49% कर रहे हैं, डिफेंस में भी कर रहे हैं, इंश्योरेंस, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इधर से सुन के जाता था आप विदेशी कंपनियों के हाथ में बिक रहे हैं, तो सिवाय बड़बड़ाने के और घर में आकर के दोबारा विचार करने के लिए अगर ऐसे विरोध चलेगा तो काम बनेगा नहीं, इसलिए कुछ सोचना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है। ये जो हम 100 लोग बैठे हैं ना जी, अगर बिना जो दीनदयाल जी का ढंग था, दीनदयाल जी जब किसी का विरोध करते थे तो उसके अंदर उत्तेजना नहीं होती थी, वो उसी प्रकार से डॉक्टर की राय होती थी कि आपका कैंसर इतने तक बढ़ चुका है, अब आपको यही ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो किसी को ये नहीं लगता था कि ये कातिल है, हत्यारा है, ठीक रिपोर्ट दे रहा है। उसी शांति के साथ बिना उत्तेजना के जब हम जगह जगह पर ये 100 लोग राजस्थान की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करके बोलना शुरू करेंगे तो राजस्थान बदल जाएगा। किसी कवि ने कहा था, ऐ राजस्थान की धरती मेरी आंखों में बस जा, तू बरसों से तरसती है, ये बरसों से बरसती है। तो ऐसे चिंतक लोग जिस समय राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में सोच रहे रहेंगे, जिनके नयन हमेशा बरसते हैं, ये सूखी धरती भी खड़ी हो जाएगी। इसलिए इस आलोक के अंदर भी ये करनी चाहिए। और फिर किसके नाम पे हो रही है, किसके नहीं नाम पे हो रही है, इसका नहीं है। कभी किसान संघ ने ऑर्गेनाइज की तो बाकी संगठन आ गए, बाकी किसी संगठन ने की तो बाकी ने की। ये जो आर्थिक टोली है, ये इसको समझ है इन विषयों की, बाकी को समझ में नहीं आती है, और उनको समझाने का काम हमारा है। मैंने ये बात रखी, समय तो मेरे कल समाप्त है। कुछ प्रश्न करना चाहे तो कर सकते हैं, है कोई समय? ये मैंने प्रश्न कर दिए, उसी को उत्तर मानना चाहिए। 1-2 प्रश्न कोई करना चाहे तो।